नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं G20 समिट के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, उस घोषणा के बारे में। दरअसल इस घोषणा के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि न केवल भारत चीन की OBOR परियोजना को काउंटर कर सकेगा और विश्व के अन्य देश भी, बल्कि भारत अपनी ग्रोथ को भी बढ़ा सकता है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन को उस तरफ लेकर के चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ ज़रूरी सूचना आप लोगों को देनी है। उस सूचना के बारे में देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें, संस्कृति IAS की तरफ से एक हाइब्रिड कोर्स लॉन्च किया गया है और ये आपको कब दिखाई देगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, दिल्ली केंद्र पर 3 अक्टूबर शाम 3 बजे से ये क्लासेस शुरू होंगी। कार्यशाला पहले आयोजित की जाएगी। किस मोड में? तो हाइब्रिड कहा गया। तो हाइब्रिड का मतलब यह है कि ऑफलाइन जो क्लासेस चलेंगी उसी की रिकॉर्डिंग अर्थात वही ऑनलाइन फॉर्मेट में आप लोगों को दी जाएंगी। ज़रूरी बात यह भी है कि आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अर्थात 9555-124-124 पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। अपनी क्वेरी जो कुछ भी है आप वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। और अधिक जानकारी चाहिए तो आपके पास एक और ऑप्शन है, sanskrithias.com पर आप जा सकते हैं, वहाँ से भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये फैकल्टी मेंबर हैं, आप देख ही रहे हैं, पहचान के मोहताज नहीं हैं, एक लंबा अनुभव है और यूँ कहें कि जितनी हमारी उम्र है उतना अध्ययन अध्यापन में ही इन फैकल्टी ने गुजार दिया है। तो सभी सर लोगों की फ़ोटोज़ आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास पर फोकस करते हैं। तो क्या कुछ बातें यहाँ पर हैं, देखिए। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर टू स्टिमुलेट ग्रोथ। यहाँ पर स्टिमुलेट अर्थात बढ़ाने की बात हो रही है, प्रोत्साहित करने की बात हो रही है कि भारत के ग्रोथ को, आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, उसे ये स्टिमुलेट करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। क्या कुछ बातें हैं यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। देखिए, थोड़ा हम मैप पे चलते हैं और मैप के माध्यम से कुछ बातें समझ लेते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है। आप ये देख रहे हैं कि ये एक अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के साथ साथ ये आप देख रहे हैं यूरोप है। यूरोप के अलावा यहाँ अमेरिका जिसे विश्व का चौधरी कहा जाता है। इकॉनमी के लेवल पर भी बात कर लें या इकॉनमी के साथ साथ आप सैन्य क्षमता के बारे में बात कर लें, सब में ये अग्रणी है, इसे महारत हासिल है। विश्व के लगभग सभी देशों को ये अपने अकॉर्डिंग घुमाने का काम करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विश्व में अन्य देशों का वर्चस्व बढ़ रहा है, विकेंद्रीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे देशों के सामने चुनौतियां भी बढ़ी हैं। देशों के सामने चुनौतियां अर्थात छोटे देश, और देशों के साथ साथ जो अल्प विकसित देश हैं उनकी भी बात हो रही है। भारत भी उन देशों में से एक है। जैसे जैसे विश्व का पलड़ा दूसरी तरफ जा रहा है, अर्थात विकेंद्रीकृत विश्व की संकल्पना और ज़्यादा मजबूत हो रही है, वैसे वैसे यहाँ विकास की भी बात हो रही है और जो छोटे देश हैं उन देशों की बार्गेनिंग पावर बढ़ रही है। अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं कि देशों का भू राजनीतिक महत्व बढ़ रहा है। भू राजनीतिक अर्थात उनकी भौगोलिक अवस्थिति कैसी है और भौगोलिक अवस्थिति के हिसाब से किसी देश के लिए वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहे हैं, तो उन्हीं के संदर्भ में बात हो रही है। रूस जैसे जैसे पीछे होता जा रहा है, वैसे वैसे चीन का वर्चस्व बढ़ रहा है। चीन ने एक पहल की वर्ष 2013 में और उस पहल के माध्यम से विश्व के देशों को, अर्थात देशों के साथ साथ अगर मैं यूं कहूं कि विश्व के 3 महाद्वीपों को उसने कनेक्ट किया। और ये 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो आप एशिया की बात करेंगे, आप अफ्रीका की बात करेंगे और यूरोप की बात करेंगे, जिसे कहते हैं OBOR परियोजना। अब ये OBOR परियोजना भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस संदर्भ में क्योंकि विश्व के कई देश इसमें शामिल हैं और देशों के विकास को न केवल ये चीन प्रोत्साहित करने की बात करता रहा है, यहाँ पर मैंने कहा कि बात करता रहा है, बल्कि उन देशों को अपने ऋण जाल में फंसा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, अगर अमेरिका को अपने वर्चस्व को बनाए रखना है, ग्लोबली वर्चस्व को बनाए रखना है, और साथ ही साथ भारत जो है उसे भी एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करना है, तो इसे काउंटर करना पड़ेगा। और काउंटर किस स्तर पर करना पड़ेगा? अर्थात यूरोपीय देशों के साथ साथ अमेरिका और विश्व के अन्य छोटे देशों को भी अपने साथ लाना पड़ेगा। लाने के लिए जिस तरह से चीन ने पहल किया OBOR परियोजना, जो एक परियोजना समुद्री मार्ग से
जिसे मैरीटाइम सिल्क रूट कहा जाता है। और साथ ही साथ वह जो पुराना सिल्क रूट था, उस पुराने सिल्क रूट को दोबारा से पुनर्जीवित किया है, आप ऐसे कह सकते हैं पुनर्जीवित किया है, और उसके माध्यम से विश्व के देशों को कनेक्ट कर रहा है। स्वाभाविक सी बात है, उसी की एक परियोजना है जिसे कहते हैं CPEC, जो भारत के संप्रभु क्षेत्र से गुजरता है, भारत के लिए एक चिंता का विषय है। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और चीन के आर्थिक विकास को और चीन की जो रणनीति है भारत को घेरने की, उसे काउंटर करने की अगर ज़रूरत पड़े, ज़रूरत तो है ही, तो हम क्या कर सकते हैं? इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो थिंक टैंक हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे जो कूटनीतिक सोच रखने वाले जितने भी विशेषज्ञ हैं, उन विशेषज्ञों ने एक विचार किया, और विचार करने के बाद कुछ उन्होंने निर्णय लिया, और निर्णय लेने के बाद धीरे धीरे वो सभी बातें इम्प्लीमेंट की गई। और इम्प्लीमेंट का प्रभाव ही है कि अभी भारत में G20 की मीटिंग हुई है। G20 की मीटिंग में भारत ने क्या कुछ निर्णय लिया है, ये न केवल भारत के लिए बल्कि अमेरिका के लिए और विश्व के कई देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जो डिसीजन लिया गया है वो क्या लिया गया है, उन सभी बातों को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैप आपने देख लिया, मैप के जरिए कुछ बातें आपके समझ में आई, कुछ बातें आगे हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ पर देखें, भारत ने घोषणा की है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप मेगा आर्थिक गलियारे का शुभारंभ किया जाएगा। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने कर दी। प्रधानमंत्री ने जैसे ही घोषणा किया, ये विषय चर्चा में लगातार बना हुआ है। तो इसमें क्या क्या कुछ बातें हैं, इसको देख लेते हैं। तो भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे को हम लोगों ने 4 भागों में बांट करके देखा है। एक भाग वो है जिसे हम कह रहे हैं कनेक्टिविटी किन किन देशों के मध्य होगी और कहां कहां पर होगी, इसको एक बार देख लेते हैं। तो पहले यहां पर रिटन फॉर्म में, जैसे पूर्वी गलियारा, ये भारत और खाड़ी देशों को ये जोड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर उत्तरी गलियारा, जो खाड़ी देश, खाड़ी क्षेत्र और यूरोप, इनको कनेक्ट करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि परिवहन क्या होगा, तो रेल के माध्यम से भी परिवहन होगा इन देशों के मध्य, इन कॉन्टिनेंट के मध्य। साथ ही साथ जहाज और यहाँ पर सड़क की भी बात हो रही है। अर्थात जहाँ पर जैसी सुविधा होगी उस हिसाब से हम इन सभी क्षेत्रों को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है, गलियारे में क्या क्या बातें शामिल होंगी, तो ये केवल गलियारा ही नहीं होगा, इसमें बिजली के केबल की कनेक्टिविटी अर्थात ये भी बिछाया जाएगा, हाइड्रोजन पाइपलाइन भी बिछाया जाएगा, और इसके साथ साथ डेटा केबल भी बिछाया जाएगा जो हाई स्पीड डेटा को ट्रांसफर करेगा। अब स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है, पाइपलाइन है, इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि जो गैस की आवाजाही है, निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। साथ ही डेटा केबल सूचनाओं का आसानी से और तीव्र गति से ट्रांसफर हो पाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है जो आर्थिक गलियारा है ये किसको किसको जोड़ता है, तो यहाँ पर देखिए पश्चिम एशिया, और पश्चिम एशिया के साथ साथ यूरोप, और यूरोप के साथ आप कह सकते हैं उन देशों के करीब से होकर के गुजर रहा है जो अफ्रीकी देश हैं। अब यहाँ पर इन बातों को समझने के साथ साथ एक बार हम मैप के जरिए इन बातों को समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि मैप में ये क्या बातें बताई गई। तो यहाँ पर आपके सामने ये मैप है, ये देखिए मैप। इन मैप्स को देखने के बाद और हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर देखिए, ये आपके सामने मैप है। इस मैप में आप यहां पर देख सकते हैं ये हमारा प्यारा भारत है, और भारत के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि ये जो रूट जा रहा है JNPT अर्थात जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई से लेकर के यहाँ सऊदी अरबिया अर्थात अरब कंट्री की आप बात कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के ये सीधे इन देशों को कनेक्ट कर रहा है, अर्थात ये जो यूरोपीय देश है इन देशों को कनेक्ट कर रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कनेक्टिविटी है ये भारत को उन देशों के साथ जोड़ रहा है जो अभी तक ये महसूस किया जाता था कि इन देशों के साथ भारत की कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो सकती, और OBOR जो परियोजना है उसको काउंटर नहीं किया जा सकता। तो एक तो ये बात है। इन बातों को समझने के साथ साथ यहीं पर हमें यह भी ध्यान रखना होगा, कुछ बातें यहां पर भी बताई गई हैं, आप ऐसे देख सकते हैं। ये देखिए, इसके माध्यम से, इस फोटो के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि कहां से किन क्षेत्रों को कनेक्ट किया जा रहा है। मुंबई से होते हुए ये दुबई, और दुबई क्षेत्र से होते हुए वही सारी बातें इस मैप में भी दिखाया गया है। इन बातों को समझने के बाद यहां पर अब बात ये होती है कि परियोजना का उद्देश्य क्या है।
तो आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, सवाल ये है किसका आर्थिक विकास, न केवल भारत का आर्थिक विकास बल्कि इस परियोजना से जितने देश जुड़े हैं उन देशों के आर्थिक विकास की बात हो रही है। साथ ही साथ राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना, किसके साथ, इन देशों के साथ। कौन से देश हैं, तो एशिया में भी हमने बात कर ली, पश्चिम एशिया के देश और यूरोप। साथ ही व्यापार को बढ़ावा देना, स्वाभाविक सी बात है कि यह जो आर्थिक गलियारा है, आर्थिक गलियारे का मतलब ही यही है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बढ़ने से देशों में, अर्थात उन देशों में भारत की पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी और भारत में भी उन देशों की पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी। ऊर्जा संसाधनों का परिवहन, जैसा कि हमने कहा कि वहां पर बिजली और जो पाइपलाइन है जिसके माध्यम से हम ऊर्जा का परिवहन आसानी से कर पाएंगे। डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार होगा, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेज गति से हो पाएगा। और एक बात हमने ये कही कि OBOR परियोजना, जिसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहा जाता है, जिसे वर्ष 2013 में चीन ने शुरू किया था और 3 महाद्वीपों को कनेक्ट किया था। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और कुछ बातें देखें। इसी में एक ये कहा गया है कि हम एक रणनीतिक साझेदारी परिषद का गठन करेंगे और ये रणनीतिक साझेदारी परिषद किसके किसके मध्य गठित किया जाएगा, कौन कौन इसमें शामिल होंगे, तो इसका गठन भारत और सऊदी अरब इन दोनों को मिलाकर के गठित किया जाएगा। इनका कार्य क्या होगा, तो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों पर समन्वय करना। यहाँ पर केवल विचार करने की बात नहीं है, यहाँ पर समन्वय करने की बात हो रही है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री और जो क्राउन प्रिंस हैं, ये कहाँ के हैं, सऊदी अरब के, दोनों करेंगे। और दोनों के साथ साथ इसकी बैठक की बात होगी कि बैठक कब होगी, तो प्रत्येक 2 वर्ष पर इस जो रणनीतिक साझेदारी परिषद है इसकी बैठक होगी और बैठक में समन्वय अर्थात डिसीजन लिया जाएगा उससे संबंधित आगे की रणनीतियों पर। भारत मध्य पूर्व यूरोप मेगा आर्थिक गलियारे की बात किया जाए तो इसका महत्व क्या है, तो भारत के संदर्भ में बात करेंगे। खास करके हम परियोजना के महत्व की बात करें तो भारत पाकिस्तान की भागीदारी से पूरी तरह से बचना चाहता है और पूरी तरह से इस परियोजना के माध्यम से बच भी जाएगा। कैसे बच जाएगा, तो 1999 के बाद से पाकिस्तान अपने देश के ऊपर या अपने क्षेत्र से होकर के न तो अफगानिस्तान पहुंचने का भारत को रास्ता देता है और न ही मध्य एशिया के देशों तक पहुंचने का रास्ता देता है। ऐसी स्थिति में भारत का आर्थिक विकास ही नहीं बाधित होता है बल्कि जो रणनीतिक पहुंच है वो भी बाधित होती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ने 2003 में एक समझौता किया। उस समझौते के माध्यम से चाबहार बंदरगाह का ईरान में विकास किया गया और इसमें न केवल भारत अफगानिस्तान शामिल है बल्कि ईरान भी शामिल है। स्वाभाविक सी बात है, ईरान में स्थित है। इस पर 2016 में कार्य हुआ और धीरे धीरे भारत की जो पकड़ है इन क्षेत्रों में मजबूत हुई। भारत ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के माध्यम से फिर मध्य एशिया के देशों तक पहुंच पा रहा है। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, एक तो पश्चिम एशिया और साथ ही साथ अफगानिस्तान और मध्य एशिया इसके माध्यम से पहुंच सकते हैं आसानी से। ईरान यूरेशिया कनेक्टिविटी में इससे वृद्धि होगी और साथ ही साथ यहाँ पर कहा जा रहा है OBR का एक विकल्प दे रहा है भारत अन्य देशों को, ताकि जो ऋण ट्रैप है या ऋण जाल जिसको कहते हैं चीन के, उससे इन देशों को बचाया जा सके और भारत की न केवल आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सके बल्कि भारत रणनीतिक रूप से इन देशों के साथ अपनी पकड़ मजबूत कर सके, अपनी स्थिति को और यहाँ पर मजबूत कर सके। यूरोप के बुनियादी ढांचे के विकास में ये सहायक है। यहाँ पर कहा जा रहा है USA और EU ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर बनाने की योजना पहले ही बना चुके हैं और इस पर कार्य हो चुका है। तो यहाँ पर जब इसके हम मैप की बात करेंगे कि क्या क्या बातें इसमें शामिल है, तो यहाँ पर देखिए इसी ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर की बात की जा रही है। ये ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर का ये मैप है, आप ये देख सकते हैं 1998 में इस पर कार्य शुरू हो गया था। तो ये मैप है जिसके माध्यम से इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर करने की कोशिश की गई है, कनेक्टिविटी बेहतर हुई भी है। इन बातों को समझने के साथ साथ अब यहीं पर बात होती है कि इसके अलावा
इसके अलावा जब हम OBOR परियोजना की बात करें तो OBOR परियोजना किस तरह से कनेक्ट करती है और किन किन क्षेत्रों को ये कनेक्ट करती है, क्योंकि OBOR परियोजना की कई बार चर्चा हुई है। तो आप देख पा रहे हैं OBOR परियोजना ये समुद्री मार्ग से भारत को घेरने की रणनीति है। ये एशिया से लेकर के एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक को ये कनेक्ट करता है। ये समुद्री मार्ग है और ये जो आप देख रहे हैं पुराना सिल्क रूट है, जिसके माध्यम से आर्थिक विकास न केवल चीन की होगी, चीन का ये कहना है कि इन देशों का भी आर्थिक विकास तेज होगा। बहरहाल यह अन्य देशों की अपेक्षा चीन के पक्ष में ज़्यादा है, भारत के लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति है। तो इन बातों को समझने के साथ साथ अब यहाँ पर जो बातें कही जा रही हैं आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ USA और EU ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर बनाने की योजना, साथ ही साथ यहाँ पर यह कहा गया कि जुड़ाव किन किन क्षेत्रों में होता है, तो अंगोला, कांगो और जाम्बिया। भारत की बात की जाए तो भारत अफ्रीका के साथ अपने जुड़ाव के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है कि अफ्रीकी देशों में अपनी स्थिति को मजबूत करे और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करे। इसके लिए ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर में ये शामिल होने का भारत इच्छुक है कि किसी तरह से मैं इसमें शामिल हो जाऊं ताकि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन देशों के साथ बढ़ जाए। उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति भी ये करेगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि चीन का मुकाबला इस संदर्भ में, तो हम OBOR परियोजना के संदर्भ में बात कर रहे हैं। दरअसल इधर कुछ समय से ये देखा गया है कि जो सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात हैं, ये अमेरिकी सहयोगी देश रहे हैं और हमेशा से ये अमेरिका के पक्ष में रहे हैं। लेकिन ये देखा गया है कि OBOR परियोजना के माध्यम से ये देश अर्थात सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये चीन के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिए हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर इन देशों में चीन की पकड़ मजबूत होती है और ये देश चीन के तरफ ज़्यादा जाते हैं या इनका झुकाव बढ़ता है, अधिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, तो इससे न केवल भारत को नुकसान है बल्कि अमेरिका को भी नुकसान है। तो अमेरिका को भी एक विकल्प चाहिए था और भारत इस दिशा में कार्य कर ही रहा है। तो यहाँ पर चीन मध्य पूर्व देशों के साथ संबंध अपना मजबूत किया है और अभी जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है उसमें खाड़ी देश इस समूह में शामिल होने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर दिखाई दिए। स्वाभाविक सी बात है कि ये जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ और ब्रिक्स जब समूह की बात होती है तो इसमें चीन की अग्रणी भूमिका है, तो इससे चीन की इन देशों में पकड़ मजबूत होगी, उन्हें भी काउंटर करना था। साथ ही साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो नए भू राजनीतिक इससे रुझान बढ़ेंगे। उन मिथकों को ये तोड़ने में कामयाब होगा। कौन से मिथक? तो भारत और USA मध्य पूर्व के एक साथ ये कहा जाता था कि भारत और USA मिलकर के मध्य पूर्व में एक साथ काम नहीं कर सकते। स्वाभाविक सी बात है कि इस कॉरिडोर के माध्यम से अब ये मिथक टूट गया है। साथ ही साथ भारत का जो पारंपरिक ज्ञान कहता था, पारंपरिक ज्ञान का मतलब ये है कि जो थिंक टैंक हैं या जो डिप्लोमेट हैं वो विचार करते थे कि भारत और अमेरिका केवल ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ही सहयोग कर सकते हैं, मध्य पूर्व में इनकी समानता बहुत कम है, वहाँ पर सहयोग नहीं कर सकते। तो ये भी मिथक टूट रहा है। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि I2U2, यहाँ पर आई का मतलब एक तो इंडिया है और इजराइल है, यू का मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात और यहाँ पर दूसरे यू का मतलब है USA। इन दोनों के साथ साझेदारी की स्थापना पिछले ही वर्ष हुई और ये संगठन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि इससे इन सभी देशों के मध्य कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी के साथ साथ जो रणनीतिक मजबूती है भारत की और ज़्यादा बढ़ेगी। इंडिया की बात करें, इंडिया, इजराइल और यहाँ पर UAE और USA, यही I2U2 का ये फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातों को देख लें। पाकिस्तान की वीटो शक्ति का उल्लंघन। अब पाकिस्तान की वीटो शक्ति का उल्लंघन क्या है? तो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए वो रास्ता देने से इनकार करता रहा है। तो एक ये माना जाता था कि पाकिस्तान का इस क्षेत्र में वीटो है, भारत को नहीं जाने देगा तो भारत नहीं पहुंच पाएगा। अब ये मिथक भी यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अरब में भारत की रणनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, भारत और अरब देशों के मध्य अस्थायी संबंध बनेंगे। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के वास्तुकार के रूप में यहाँ पर अर्थात इस परियोजना के माध्यम से, जिस परियोजना का वास्तुकार या निर्माता कह लीजिए भारत है, भारत की और वैश्विक छवि मजबूत होगी। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और बातों को देखें। क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यूरोपीय जुटाव भी दिखाई दे रहा है। यूरोप पहले से ही विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के लिए सहयोग करते रहे हैं।
यह भी यहाँ पर एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है कि जो ये यूरोपीय देश हैं, यूरोप एकजुट हो रहे हैं, न केवल भारत के सहयोग में, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि चीन को काउंटर करने के लिए ये एकजुट हो रहे हैं। गलियारे हेतु एक उन सभी का समर्थन मिल रहा है। साथ ही साथ अरब देश और यूरोप के साथ भारत का एकीकरण भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक जो एक वैचारिक मतभेद देखने को मिल रहा था, वैचारिक दूरी देखने को मिल रही थी, यहाँ पर जो डिस्टेंस, भौगोलिक दूरी देखने को मिल रही थी, वो दूरियां अब इसके माध्यम से धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, क्या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया है? यहाँ पर प्रीलिम्स की बात हो रही है और मेंस की बात हो रही है। तो प्रारंभिक परीक्षा की बात करूँ तो वर्ष 2016 में प्रारंभिक परीक्षा में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे BRI, आप BRI कहते हैं या OBOR कहते हैं, परियोजना, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। साथ ही साथ मेंस की बात करें तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे CPEC कहते हैं, को चीन की बड़ी वन बेल्ट वन रोड पहल के प्रमुख उप समुच्चय के रूप में देखा जाता है। CPEC का संक्षिप्त विवरण दीजिए और उन कारणों को गिनाइए कि क्यों भारत ने खुद को इससे अलग किया। तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि लगभग इस आर्टिकल में यही बात हुई है कि भारत कैसे OBOR परियोजना को काउंटर कर सकता है, और इस गलियारे के माध्यम से, आर्थिक गलियारे के माध्यम से भारत इन सभी परियोजनाओं को, अर्थात OBOR परियोजना की बात की जा रही है, उसके 2 हिस्से को कैसे काउंटर कर पाएगा और कैसे काउंटर कर रहा है। ठीक है, तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देखा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।